गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बैंकिंग सेक्टर के पार्ट 2 में कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, डेवलपमेंट बैंक और अदर बैंकिंग के कंसेप्ट को करने की पूरी कोशिश करेंगे। राइट। सबसे पहले हम कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव बैंक को जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, इसमें पर्टिकुलरली लोग जो होते हैं वो आपस में मिलकर एक बैंकिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर आता है। ठीक है, जो भी बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर आएगा वो कोऑपरेटिव बैंक कहलाएगा। ठीक है, इनका बेसिक प्रिंसिपल राइट, नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे होता है। मतलब म्यूचुअल हेल्प के बेस पे ये पर्टिकुलरली काम करते हैं। राइट। इनको रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ही यूज़ किया जाता है। राइट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर इसको रेगुलेट किया जाएगा। अब कोऑपरेटिव बैंक्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सीपी से मैं कोऑपरेटिव बैंक को डिनोट करूंगा। राइट। सबसे पहले आएगा रूरल एरिया का, ठीक है, फिर आएगा अर्बन एरिया का। दो टाइप से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। रूरल एरिया में सबसे पहले आएगा पैक्स, PACS, मतलब प्राइमरी क्रेडिट, तो इसको हम प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी बोलेंगे, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। राइट। जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी होती है या जिसको हम पैक्स बोलते हैं, ये विलेज लेवल पे बनती है। राइट, विलेज लेवल पे। ठीक है, रूरल एरिया में सबसे पहले हम समझेंगे किस तरह से वो कोऑपरेटिव बैंक वर्क करते हैं। सबसे पहले विलेज लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे के बाद फिर स्टेट लेवल पे। ठीक है, विलेज लेवल पे पैक्स काम करता है, जिसको हम प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी बोलते हैं। ये विलेज लेवल पे काम करता है। राइट। जो पर्टिकुलरली पैक्स का जो कैपिटल होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू आता है। ठीक है, मतलब जो फंड एक्चुअली में प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी के पास आता है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू आता है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोऑपरेटिव बैंक्स कंसिडर किया जाता है। और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये हाईएस्ट लेवल का बैंक कंसिडर किया जाता है। राइट। जो भी मनी डिस्ट्रिक्ट और विलेज कोऑपरेटिव बैंक्स के पास आएगा वो हमेशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू ही आता है। राइट। और दूसरा, अगर हम अर्बन रीजन के बारे में बात करें तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उसको बोला जाता है। राइट। ठीक है, बस इसके बारे में इतनी जानकारी हम रखेंगे। अगला बैंक की बात करते हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट बैंक। राइट। चलिए एकदम से डेवलपमेंट बैंक के बारे में ना पढ़ते हुए सबसे पहले इसका कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सब बैंक एक अलग ढंग से काम करते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स क्यों नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे काम करता है, क्या कारण है? ठीक है, सबसे पहले इसका मेन एम होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। राइट, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा। सेकंड, इसका काम होता है अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड करवाना। अफोर्डेबल लोन्स से क्या मतलब है? मतलब जो लोन्स कोऑपरेटिव बैंक के होंगे वो लेस इंटरेस्ट पे मिलते हैं। ठीक है, जो इसका कस्टमर होता है, वो जो इसका मेंबर होता है वो इसका ओनर होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का, जैसे कि हम जानते हैं। राइट। आगे हम रूरल इकोनॉमी के अदर बैंक्स को भी कंसिडर करेंगे, जैसे रीजनल रूरल बैंक, बट ये भी रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। राइट। और फोर्थ बात करें तो एग्रीकल्चर क्रेडिट इजीली अवेलेबल होता है। राइट। आपने कंसिडर किया होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारा लोन फार्मर्स का इजीली माफ़ कर देती है, तो वो मोस्टली कोऑपरेटिव बैंक्स का लोन होता है जो माफ़ किया जाता है। राइट।
अब अगले बैंक की बात करते हैं जो कि है डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक, अगर हम डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इन बैंकों का इस्तेमाल लॉन्ग क्रेडिट्स के लिए किया जाता है, ठीक है, या सिंपल भाषा में लिखें तो लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए, ठीक है। जो प्रोजेक्ट्स पर्टिकुलरली सेक्टर्स के लिए डेडिकेटेड है और उस सेक्टर्स में उस पर्टिकुलरली अमाउंट को इन्वेस्ट करने के बाद उसका रिटर्न आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है, तो उस तरह के लोन पर्टिकुलरली डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स जो हमारा है, ठीक है, उनको पर्टिकुलरली इन लोन को देने के लिए उनके पास हाई कैपिटल होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर वो इस तरह के लोन्स में अपना टोटल कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा तो उनके लिए काफ़ी डे टू डे फंक्शंस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो डेवलपमेंट बैंक जैसे बैंक जो होते हैं ये पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, राइट। कुछ डेवलपमेंट बैंक्स के अगर हम अभी नाम ले सकें तो फॉर एग्जांपल काफ़ी फेमस बैंक है नाबार्ड। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट सेकंड टाइम, ठीक है। अगर बिल्कुल फैक्चुअल डाटा की कंसीडर करें तो 1982 में इसकी फॉर्मेशन हुई है, राइट, नाबार्ड की। और कौन सी कमेटी के थ्रू रिकमेंडेड है? श्री बी शिवारमन कमेटी के थ्रू ये रिकमेंडेड है, ठीक है, इसको हाईलाइट करेंगे हम, श्री बी शिवारमन जी के द्वारा। फिर से रिपीट करेंगे, श्री बी शिवारमन, मतलब इन्होंने जो पर्टिकुलरली कमेटी फॉर्म की थी उसके चेयरमैन जो थे श्री बी शिवारमन जी थे, ठीक है। पर्टिकुलरली हाई लॉन्ग टर्म्स लोन प्रोवाइड करवाते हैं ये डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। इतना डिटेल नाबार्ड के बारे में इनफ है, ठीक है। अब थर्ड हम इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बात करेंगे जो कि है NBFCs। जैसे कि नाम सुजेस्ट कर रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। ये फाइनेंशियल कंपनीज है जो कि नॉन बैंकिंग में, जैसा कि नाम सुजेस्ट कर रहा है, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये पर किसी बैंकिंग एक्ट के अंदर ना आते हुए कंपनीज एक्ट के अंदर आती है, राइट, या इजी भाषा में बोले 1956 में ऐसी कंपनीज जो फाइनेंशियल फंक्शंस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फंक्शंस क्या देती है ये हमको, राइट, लोन्स प्रोवाइड करवाती है, राइट, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ठीक है, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ एक्सेट्रा का काम ये पर्टिकुलरली करती है। लेकिन इसका एक पॉइंट हम हमेशा याद रखेंगे, NBFCs कभी भी एग्रीकल्चर बिजनेस में या और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को इंक्लूड नहीं करती, नहीं करेगी, ठीक है, कभी नहीं करेगी। जिनका ऐसे बिजनेसेस जिनका प्राइमरी फंक्शन एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, ठीक है, कभी नहीं करेगी, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, राइट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम हमेशा से सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन हमेशा से सिग्निफिकेंस हर एक बैंकिंग सेक्टर हर किसी फाइनेंशियल कंपनी का रहेगा, चाहे वो पेमेंट बैंक ले लो, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, चाहे अब NBFCs को कंसीडर करके देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक सिग्निफिकेंस इसका है। अब पर्टिकुलरली NBFCs और जो कमर्शियल बैंक हमारे हैं जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इन सब में फ़र्क क्या रहा फिर, ठीक है, उस फ़र्क को अब हम देखेंगे, ठीक है। जो NBFCs होते हैं ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, राइट, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे बैंक तो करते हैं DD एक्सेप्ट,
राइट। एनबीएफसीज में कोई भी आरटीजीएस फंक्शंस नहीं कर सकते। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम होता है ना एक, जैसे बैंक में जाके नेफ्ट का यूज़ करना, आरटीजीएस का यूज़ करना, ठीक है, ये सब फंक्शनरी ये प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। ये यहाँ पे बैंकिंग में ये सर्विस हमको देखने को मिलती है। चेक बुक इशू नहीं करते, चेक बुक इशू नहीं करेंगे, यहाँ पे चेक बुक इशू होती है, ठीक है। जो पेमेंट हमारी डिपॉजिट है एनबीएफसीज में, पेमेंट या ऐसा लिखें डिपॉजिट की इंश्योरेंस, जो हमने अमाउंट डिपॉजिट किया उसकी इंश्योरेंस फैसिलिटी इज नॉट गारंटेड बाय आरबीआई। या सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इज नॉट गारंटेड बाय आरबीआई। मतलब जो डिपॉजिट आपने किया है वो बाई चांस अगर एनबीएफसी फेल हो जाती है पे करने में तो आरबीआई उसका गारंटर नहीं है, ठीक है। आपको उसको सिविल सूट के थ्रू रिकवर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होते हैं, डिफरेंट कंज्यूमर फोरम होते हैं, उसके थ्रू वो आपको देखना पड़ेगा, और यहाँ पे आरबीआई गारंटर होता है। नेक्स्ट अब हम एनबीएफसीज को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है उसको देखेंगे, ठीक है। कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसीज, बेसिकली एनबीएफसीज को उनके, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंगली कितने एसेट साइज है उसके बेस पे कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा एनबीएफसी बेस लेयर, एनबीएफसी मिडल लेयर, एनबीएफसी अपर लेयर और एनबीएफसी टॉप लेयर। जो एनबीएफसी बेस लेयर है इसमें एनबीएफसी जिनका एसेट साइज लेस देन 1000 करोड़ है, ठीक है, उन कंपनीज को पर्टिकुलरली एनबीएफसी बेस लेयर में रखा जाता है, ठीक है। लेस रेगुलेशंस देखने को मिलती है इसमें, राइट। लेस रेगुलेशन इसमें देखने को मिलती है, राइट। और अगर बात करें एनबीएफसी मिडल लेयर की, इसमें एसेट साइज मोर देन 1000 करोड़, ठीक है। लेकिन इसमें जो रेगुलेशन होती है वो बेस लेयर से ज़्यादा होती है, ठीक है, मिडल लेयर में रेगुलेशन। और अगर हम अपर लेयर की बात करें, इस पर्टिकुलरली एनबीएफसीज में वो इस लिस्ट में वो एनबीएफसीज आती है जिनके हाई रिस्क है या बात करें लार्ज पोटेंशियल है, जिन्हें एनबीएफसीज का लार्ज पोटेंशियल है स्पिल ओवर का, ठीक है, जो इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकती है, इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। वो वाली एनबीएफसीज इसमें पर्टिकुलरली रखी जाती है, ठीक है। एक और कंडीशन होती है, जो टॉप 10 एनबीएफसीज होंगी वो हमेशा इस लिस्ट में आएंगी ही आएंगी, हमेशा शामिल रहेंगी, राइट। और जो एनबीएफसीज लास्ट में है टॉप लेयर, इसमें पर्टिकुलरली एनबीएफसीज आएंगी जो कैरी करती हैं सिस्टमेटिक पोटेंशियल रिस्क, एनबीएफसीज हमेशा रहेंगी, ठीक है, इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, ये 3 टॉपिक आज हमने किए हैं, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक और एनबीएफसीज को हमने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में किया है, क्योंकि इससे पर्टिकुलरली यही क्वेश्चन आ सकते हैं कि एनबीएफसीज कितने टाइप्स की होती है। सिग्निफिकेंस इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन करना होता है, राइट। काम इसका होता है एक्विजिशन ऑफ स्टॉक्स एंड डिफरेंट
म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, लोन्स ये प्रोवाइड करती है, राइट। लेकिन आगे भी हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट रह चुके हैं जो कि हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे इस इकोनॉमी की सीरीज़ के साथ, और प्लीज़ सब वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।